सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज के सेशन में हम देखेंगे कि टीसीएस लॉन्च पैड में आप सी और सी प्लस प्लस मॉड्यूल को किस प्रकार कंप्लीट कर सकते हैं। सो एजेंडा ऑफ टुडे सेशन वी टॉक अबाउट सिंपल सी और सी प्लस प्लस। सबसे पहले हम देखने वाले हैं इनपुट एंड आउटपुट कि सर अगर मुझे टीसीएस लॉन्चपैड वाला मॉड्यूल कंप्लीट करना है या मान लीजिएगा कि आपको पाइथन या जावा प्रोग्रामिंग आती है, अब आपको जो है टीसीएस के लिए सी प्लस प्लस भी करना है, तो उसमें सबसे मेन चीज होती है इनपुट एंड आउटपुट। इसके पहले अगर आप जैसे पाइथन है तो पाइथन में आपने डेटा टाइप नहीं पढ़ा होगा। तो डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट मैं इसके बाद में बताऊंगा। पहले हम देखेंगे इनपुट एंड आउटपुट फॉलोड बाय डेटा टाइप and data type and variables. Basically देखा जाए तो there are two types of language. First one is static language and second one is dynamic language, right? So dynamic language और dynamic programming language ऐसी programming language होती है जिसमें अगर आप कोई वेरिएबल बनाते हैं या मेथड बनाते हैं या एरे बनाते हैं तो आपको उसकी डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं होती है, राइट? तो सी एंड सी प्लस प्लस इज अ स्टैटिक typed programming language. So if we are creating or declaring a variable, then compulsorily we should know the concept of data type. बिना डेटा टाइप आप सी और सी प्लस प्लस में कोई वेरिएबल नहीं बना सकते। तो आज का हमारा जो मेन एजेंडा है, सबसे पहली चीज है इनपुट आउटपुट डेटा टाइप एंड वेरिएबल्स। एंड नेक्स्ट आता है आपका ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आप लोगों ने जैसे जावा पाइथन में पढ़े होंगे, बिल्कुल। ऑपरेटर्स आर सिंबल्स दैट टेल्स टू द कंपाइलर टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक operations. So there are three type of operators available in C, C++ programming on the basis of operand. Binary operators, it takes only two operand at a time and performs some specific operations. Unary operators, it takes only one operand at a time and perform some specific operations. तो आप ऐसा लिख लीजिएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेंड तीन टाइप के ऑपरेटर होते हैं। पहला बाइनरी, यूनरी और थर्ड वन इज टर्नरी, राइट? इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स अवेलेबल इन सी प्लस प्लस, लाइक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, टर्नरी ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सो साथ ही साथ ऑपरेटर्स में एक और चीज आप देखेंगे, ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड ऑपरेटर एसोसिएटिविटी, राइट? सो ऑपरेटर प्रेसिडेंस, या आप इसको लिख लीजिएगा साइड में कि इसके अलावा हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉडुलो ऑपरेटर, प्लस प्लस और माइनस माइनस, ये वो ऑपरेटर्स है जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। द नेक्स्ट आप देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर। इफ यू वांट टू परफॉर्म सम कंपैरिजन या आपको कहीं पर भी कंडीशन देना है तो आप वहां पर कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर, राइट? इसके अलावा इफ यू वांट टू कंबाइन two or more conditions, then we should go for logical operator. तो logical operators में there are three logical operators available in C, C++: logical and, logical or, logical not. So logical and return true if all conditions are consideration are true. Logical or return one condition is consideration are true. And third is logical not. Logical not is return true if given condition is true. uh, false, रिटर्न फॉल्स इफ गिवन कंडीशन इज ट्रू। इसके अलावा आप देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के अलावा बिटवाइज ऑपरेटर्स भी होते हैं, राइट? बिटवाइज ऑपरेटर्स, बिटवाइज के बाद असाइनमेंट और टर्नरी ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर। तो ये सारी चीजें आपकी आएंगी ऑपरेटर्स में। साथ ही साथ ऑपरेटर्स के अलावा हम देखेंगे कि सर
कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें आप देखिएगा कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट पे हम, जैसा आपने अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी पढ़ा होगा, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी होता है। इफ एल्स, एल्स इफ, नेस्टेड इफ एंड स्विच, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे लूपिंग स्टेटमेंट। सो देयर आर 4 लूप अवेलेबल इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। फर्स्ट, आप while loop. If we want to perform some repetition task, then we should go for looping statement, while, do while, and last one is for। एक और loop होता है C++ में, आप पढ़ेंगे, this is for each loop. If we want to perform data retrieval operation, then we should go for each loop. And next आप देखिएगा looping statement के बाद jumping statement भी होता है। अगर हम C और C++ की बात करें, jumping statement जिसमें आप देखेंगे break, continue, go to, return and exit. So these are jumping statement in C++ programming. साथ ही साथ हम देखेंगे logical based program. Some programs on above topic, जो टॉपिक्स मैंने बताए आज की क्लास में हम यही सारी चीजें क्या करने वाले हैं, डिस्कस। और अगर टाइम बचा तो हम यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक इज एरे। 2 टाइप के एरे हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, 1D एरे और 2D एरे, राइट। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे सी प्रोग्रामिंग से। अगर आपने जो TCS लॉन्चपैड में मॉड्यूल देखा होगा तो 95% कंटेंट आपको सी प्रोग्रामिंग के थ्रू दिया है। देन लास्ट में आपको सिर्फ C++ के थ्रू कुछ मॉड्यूल्स दिए हैं, वो आपको कंप्लीट करना रहेगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सर। और यहाँ पर देखिए, इसके लिए मैं सॉफ्टवेयर जो यूज करने वाला हूँ, सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे डेव C++। आप कोड ब्लॉक, टर्बो C++, VS कोड भी यूज कर सकते हैं। बट इस सेशन में मैं पूरे जो सारे एग्जांपल्स बताऊंगा वो आप किसके थ्रू यूज करेंगे, डेव C++ के थ्रू, राइट। सो फर्स्ट हम देखेंगे कि सर व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। अगर मान लीजिएगा कि आप पहली बार सी और C++ में प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं, तो उस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होगा कि सर स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम, सी प्रोग्राम की हम बात कर ले रहे हैं, C++ में भी सेम ही होगा। सो अगर आप सी में कोई भी प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो सबसे पहला सेक्शन आता है, उसे हम बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। कौन सा सेक्शन बोला जाता है, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। कि आप किस पर्पज से प्रोग्राम बना रहे हैं। अगर पहली लाइन में ही आप मेंशन कर देंगे दिस इज एडिशन प्रोग्राम और दिस इज सब्ट्रैक्शन प्रोग्राम, तो कोई भी यूजर इजीली समझ जाएगा कि आपने ये जो प्रोग्राम बनाया है, कोड लिखा वो किस पर्पज से लिखा है। तो बेसिकली सबसे पहले आता है कि अगर आपको अपने प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन एक ही लाइन में लिखना है तो आप हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के लिए यूज करते हैं कमेंट सेक्शन, राइट। सो दिस इज सिंगल लाइन कमेंट। अगर आपको अपने प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन एक ही लाइन में लिखना है तो आप सिंगल लाइन कमेंट यूज कर सकते हैं। अगर आपको अपने प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन एक से ज्यादा लाइन में लिखना है तो आप मल्टीपल लाइन कमेंट का भी यूज कर सकते हैं। तो कमेंट इज यूज बेसिकली टू इंक्रीज रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। अगर आपको प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ाना है तो उसके लिए आप कमेंट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। यही कमेंट C++, जावा, जावा स्क्रिप्ट हर एक जगह आपको मिलेगा। तो कमेंट के बारे में 2 चीजें ध्यान रखना है। कमेंट का यूज सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग की रीडेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए करते हैं। जब भी आपका कंपाइलर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है C++ में, आफ्टर कंपाइलेशन जो कोड बनता है उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड, राइट। तो जब आपका कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होगा तो कंपाइलर हमेशा कमेंट वाले स्टेटमेंट को क्या करता है, इग्नोर। इट मींस कि जो कमेंट में लिखा है वो कभी भी 0 1 0 1 में कन्वर्ट नहीं होगा, राइट। और थर्ड इज दिस इज ऑप्शनल सेक्शन। अगर आप कोई भी प्रोग्राम C++ में बनाते हैं तो ये मैंडेटरी नहीं है कि बिना कमेंट के आप प्रोग्राम बना ही नहीं सकते। बिल्कुल हम कमेंट का यूज नहीं करें तब भी हम प्रोग्राम बना सकते हैं। ये जो कमेंट है वो सिर्फ आपके और हमारे लिए, इसका कोडिंग से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी भी कंपाइलर इसे सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट नहीं करता है।
पहला सेक्शन हो गया। दूसरा सेक्शन आता है कि सर इंक्लूड सेक्शन। अगर मान लीजिएगा मैं ये प्रोग्राम सी में बना रहा हूँ, तो सी प्रोग्राम में पैकेज नहीं होते हैं, मॉड्यूल नहीं होते हैं, यहाँ पर होती है हेडर फाइल, और हेडर फाइल के अंदर होते हैं इनबिल्ट फंक्शन। तो अगर आप यहाँ पर सी और सी प्लस प्लस में प्रोग्राम बनाते हैं तो सी में एक हेडर फाइल यूज होती है। हैश का मतलब होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इट मीन्स कि जब आपका प्रोग्राम सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होगा तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली इस हेडर फाइल के अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे उनको आपके प्रोग्राम में ऐड कर देगा। तो यहाँ पर एक हेडर फाइल हम यूज करते हैं stdio.h, राइट। दिस इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो बेसिकली इससे दो टाइप के फंक्शन आते हैं, एक होता है आउटपुट फंक्शन और दूसरा होता है इनपुट फंक्शन, राइट। सो आउटपुट फंक्शन में आप देखेंगे कि हम सी प्रोग्राम में तीन तरीके से आउटपुट को डिस्प्ले कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज printf। इफ यू वांट टू डिस्प्ले एनीथिंग ऑन द स्क्रीन देन वी शुड गो फॉर printf फंक्शन। पुट chr, या ऐसा लिख लीजिएगा पुट s। इफ यू वांट टू डिस्प्ले स्ट्रिंग और कैरेक्टर एरे देन वी शुड गो फॉर पुट s। अगर आपको कैरेक्टर एरे को या स्ट्रिंग को डिस्प्ले करना है तो आप कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, पुट s। एंड लास्ट होता है पुट chr। अगर आपको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आउटपुट डिस्प्ले करवाना है या सिंगल कैरेक्टर को ही आपको प्रिंट करवाना है तो आप पुट chr मेथड का भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सो दीज मेथड्स आर आउटपुट फंक्शन इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, राइट। द नेक्स्ट आता है इनपुट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनपुट और आउटपुट फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग अगर आप यूज करते हैं तो आप यहाँ पर, और सी प्लस प्लस में हम एक और फंक्शन यूज कर लेंगे। सी प्लस प्लस में प्रिंटफ, पुटस, पुट chr के प्लेस पे आप यूज करते हैं सी आउट। इनबिल्ट ऑब्जेक्ट होता है प्रिंट स्ट्रिंग क्लास का। इनपुट फंक्शन में हम देखेंगे स्कैनर कि सर इफ यू वांट टू टेक सिंपल इनपुट, और वो इनपुट किसी भी टाइप का हो सकता है, तो उसके लिए आप यूज करते हैं स्कैनफ फंक्शन। आप गेटस यूज कर सकते हैं इफ यू वांट टू रीड अ कैरेक्टर एरे टाइप वैल्यूज, एंड गेट chr यूज कर सकते हैं इफ यू वांट टू रीड अ सिंगल कैरेक्टर। तो ये इनपुट फंक्शन है जो सी प्रोग्रामिंग में यूज किए जाते हैं, राइट। और एक और चीज बता दे रहा हूँ कि जब हम सी प्लस प्लस अभी मैक्सिमम 90% आपका जो टीसीएस लॉन्चपैड वाला मॉड्यूल है वो सी प्रोग्रामिंग के थ्रू दिया गया है। अगर आप यही काम सी प्लस प्लस में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो मैंने प्रिंट है पुटस पुट chr यूज किया है, सी प्लस प्लस में आप यूज करेंगे सी आउट एज अ आउटपुट फंक्शन और सी इन एज अ इनपुट, राइट। ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर होता है और ये आपका इंसर्शन ऑपरेटर होता है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फॉर सी प्लस प्लस, राइट। और यहाँ पर जो हम लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं वो आपका क्या है, यूजिंग सी प्रोग्रामिंग। तो कोई भी प्रोग्रामिंग में अब इसमें हेडर फाइल भी अलग होगी, जब मैं सी प्लस प्लस के थ्रू आपको एग्जाम्पल बताऊंगा तब हम देखेंगे, राइट। तो ये दूसरा सेक्शन हो गया। अब थर्ड सेक्शन कि सर इफ आई वांट टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, कि अगर मुझे यूजर से इनपुट लेना है तो मैंने आउटपुट फंक्शन भी आपको बता दिया, इनपुट फंक्शन भी। और हर एक प्रोग्रामिंग में कहीं ना कहीं इनपुट आउटपुट होता ही है। तीसरा ये है कि ये हेडर फाइल आपको इंक्लूड करना चाहिए अगर आप इनपुट और आउटपुट यूजर से लेते हैं। देन थर्ड सेक्शन आता है यूजर डिफाइंड सेक्शन, राइट। इसका अभी यूज नहीं करना है आज की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन हम प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज आप कहाँ पर लिख सकते हैं। यूजर डिफाइंड सेक्शन आप कहाँ पर लिखेंगे, हेडर फाइल को इंक्लूड करने के बाद, राइट। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि अगर कोई भी चीज मुझे लिखना है तो वो काम हम कहाँ पर करेंगे या वो कोड हम कहाँ पर लिखेंगे, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यूजर डिफाइंड में देखिए, अगर आपने सुना होगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल, फर्स्ट वन इज लोकल वेरिएबल, अनदर वन इज ग्लोबल वेरिएबल। तो सी प्रोग्रामिंग में या सी प्लस प्लस में आपको ग्लोबल वेरिएबल
ग्लोबल वेरिएबल अगर आपको डिक्लेयर करना है तो वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर होगा, हेडर फाइल के बाद में, राइट। इसके बाद फंक्शन का प्रोटोटाइप, देखिए बेसिकली क्या होता है, सी और सी प्लस प्लस में प्री डिफाइंड फंक्शन तो अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि इफ यू वांट टू क्रिएट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन इन सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, तो फंक्शन का जो डिक्लेरेशन होता है उसे बोला जाता है फंक्शन प्रोटोटाइप। तो आप यहाँ पर फंक्शन को डिक्लेयर भी कहाँ पर करेंगे, हेडर फाइल के बाद में, इसी को बोला जाता है फंक्शन प्रोटोटाइप। एंड फंक्शन प्रोटोटाइप के बाद नेक्स्ट आता है कि सर इफ यू वांट टू डिफाइन अ फंक्शन, अगर मुझे मेथड की डेफिनेशन देना है, राइट, तो फंक्शन की डेफिनेशन देना है तो वो डेफिनेशन भी आप हेडर फाइल के बाद में ही देंगे, राइट। एंड लास्ट वन इज कि सर इफ यू वांट टू क्रिएट अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इन सी प्रोग्रामिंग और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, तो जो मेथड का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के सी के लिए सी में यूज करते हैं स्ट्रक्चर, यूनियन, और इनम, और सी प्लस प्लस में आप क्लास, तो क्लास भी आप इसी प्लेस पे क्या करेंगे, डिफाइन। दिस इज ऑप्शनल सेक्शन, अभी आपको इसका यूज नहीं करना है, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए कि अगर मैं ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहता हूँ, किसी मेथड को मैं डिफाइन करना चाहता हूँ, मेथड को डिक्लेयर करना चाहता हूँ, तो वो चीज मैं लिखूंगा कहाँ पर। देन लास्ट सेक्शन इज और मैंडेटरी सेक्शन, कि अगर आप कोई भी ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना चाहते हैं, आप कोई भी मेथड नहीं बनाना चाहते हैं, तो आपको कंपलसरीली इस सेक्शन की यूज करने की जरूरत नहीं है। देन लास्ट इज मेन, अगर आप चाहते हैं आपका प्रोग्राम रन हो, आपके सामने आउटपुट आए, सो कंपलसरीली वी हैव टू राइट अ मेन मेथड, बिना मेन के आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन नहीं होगा। तो मेन मेथड लिखने के लिए आप यूज करेंगे void is the return type and main is the name of the function that program can be executed। main उस फंक्शन का नाम है जहां से आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होना स्टार्ट होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम रन हो, आपके सामने कुछ आउटपुट आए, तो आपको कंपलसरीली मेन मेथड लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेन से ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है, राइट। अब एक और हेडर फाइल होती है, जैसे अगर आप टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर यूज करते हैं, तो उसके लिए आप हेडर फाइल यूज करेंगे कोनियो डॉट एच, ये सिर्फ ओल्ड कंपाइलर के लिए हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच, दिस इज कंसोल इनपुट आउटपुट। इस हेडर फाइल से दो मेथड आते हैं, पहला मेथड हो जाएगा आपका CLRSCR टू क्लियर द स्क्रीन, और दूसरा गेट सी एच टू होल्ड द स्क्रीन। अगर आप टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर यूज करते हैं, तभी आपको इस हेडर फाइल को इंक्लूड करने की जरूरत है, अदरवाइज इस हेडर फाइल को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, राइट। सो अगर आप टर्बो यूज कर रहे हो और स्क्रीन को क्लियर करना है, तो आप CLRSCR यूज करें। अगर आप डेव सी प्लस प्लस कोड ब्लॉक VS कोड यूज कर रहे हैं, तो CLRSCR गेट सी एच की जरूरत नहीं है। अगर आप टर्बो यूज करते हैं तो पहले क्या लगाएंगे, लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन। दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। तो सी प्लस प्लस में, सी प्रोग्रामिंग में स्पेशली, जो लोकल वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं वो किसी मेथड के टॉप ऑफ द ब्लॉक में ही आप डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे जावा पाइथन में तो आप कहीं पर भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन सी प्रोग्रामिंग में जो वेरिएबल डिक्लेयर होता है वो किसी भी मेथड के टॉप में डिक्लेयर होता है। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए आप टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर यूज करते हैं, तो आपको CLRSCR यूज करना पड़ेगा। देन एग्जीक्यूटेबल कोड, यहाँ पर आप वो सारा कोड लिखेंगे जिसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। एंड लास्ट में आप स्क्रीन को होल्ड करने के लिए यूज करते हैं गेट सी एच। क्या यूज करेंगे, गेट सी एच। तो CLRSCR सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बताया मैंने, टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर के लिए आप यूज करेंगे। अगर आप जो हैं, अगर आप डेव सी प्लस प्लस या कोड ब्लॉक यूज कर रहे हैं तो इसको यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक। ये हमने एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देखा है कि किस प्रकार आप अगर सी और सी प्लस प्लस में प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो इस स्टेप्स को आप फॉलो कर सकते हैं, राइट।
देन नेक्स्ट हम देखेंगे कि सर मुझे कुछ नहीं आता है या मुझे सी और सी प्लस प्लस के प्रोग्राम का लाइफ साइकिल क्या होगा। तो सबसे पहले आप कोई भी बेसिकली देखिएगा क्या है कि ये आपका कंप्यूटर है। आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट दिस कंप्यूटर। कम्युनिकेट का मेरा मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये कंप्यूटर मेरे अकॉर्डिंग ही क्या हो, कुछ टास्क परफॉर्म करें। तो आप अपनी लैंग्वेज में तो कंप्यूटर से कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं करवा सकते। वाई? बिकॉज कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज और आपको बाइनरी लैंग्वेज आती नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इस कंप्यूटर से अपने कोडिंग कोई भी टास्क परफॉर्म करवाने के लिए आप कोई भी एक लैंग्वेज सीखेंगे। अब वो लैंग्वेज सी हो सकती है, सी प्लस प्लस हो सकती है, जावा हो सकती है, फिर पाइथन हो सकती है। राइट, सो दिस इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाई वी यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? बिकॉज वी कैन नॉट कम्युनिकेट अ कंप्यूटर विथ अवर ओन लैंग्वेज। तो कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं। राइट, तो अगर आपको कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है तो आपको कहीं ना कहीं कंप्यूटर को कमांड देना पड़ता है। तो वो कमांड देने के लिए आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखते हैं और उसी इंस्ट्रक्शन को आप बोलते हैं प्रोग्राम। क्या बोला जाता है? प्रोग्राम। जैसे मुझे 2 नंबर को ऐड करना है तो मैं क्या लिखूंगा कि सर इंट ए कॉमा बी, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, सी इक्वल टू ए प्लस बी। मैंने प्रोग्राम नहीं बनाया, सिर्फ कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। और रिजल्ट को प्रिंट करने के लिए आप क्या लिख दीजिएगा, प्रिंटर सी। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो कोड मैंने लिखा है इसे हम नॉर्मली बोलते हैं प्रोग्राम। आप अपनी लैंग्वेज में से क्या बोलोगे? प्रोग्राम। बट टेक्निकली इसे बोला जाता है, किसी भी लैंग्वेज का यूज करके आप जो कोड लिखते हैं वो कोड कहलाता है सोर्स कोड। कौन सा कोड बोलते हैं हम इसको? सोर्स कोड। राइट, तो ये जो सोर्स कोड है, क्या आपका कंप्यूटर इस सोर्स कोड को समझ सकता है? नो। वाई? बिकॉज कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली आ 0101। तो क्या आपने ये जो प्रोग्राम बनाया है वो 0101 में बनाया? नहीं। तो अभी भी अगर आपने सी या सी प्लस प्लस में ये कोड लिखा है तब भी कंप्यूटर आपके इस कोड को नहीं समझ पाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए आप यूज करते हैं प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर जिसे बोला जाता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। राइट, क्या बोलते हैं हम? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। और वो जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है आपने नाम सुना ही होगा, जैसे कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। राइट, आप जो टर्बो सी प्लस प्लस, डेव सी प्लस प्लस कोड ब्लॉक यूज कर रहे हैं, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कंपाइलर। तो कंपाइलर का क्या काम रहता है कि आप, कंपाइलर पहले दो चीजें चेक करता है। फर्स्ट, चेक द सिंटेक्स कि आपने जो प्रोग्राम बनाया है वो उस लैंग्वेज के सिंटेक्स के अकॉर्डिंग लिखा है कि नहीं लिखा। अगर आपने उसके अकॉर्डिंग लिखा होगा तभी कंपाइलर कंपाइलर पहले सिंटेक्स को चेक करता है पूरे प्रोग्राम में। अगर सिंटेक्स वाइज सही है देन पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ 0101 में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो आफ्टर कंपाइलेशन जो सी प्लस प्लस में कोड बनता है उस कोड को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। जैसे सी में अगर ये आप प्रोग्राम बनाओगे तो एक exe फाइल बनेगी, डॉट exe फाइल। और इसी कोड को हम सी और सी प्लस प्लस में बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। ये जो ऑब्जेक्ट कोड है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। प्लेटफॉर्म का मतलब मेरा है ऑपरेटिंग सिस्टम से। अगर मैंने इसे विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम पे कंपाइल किया तो इस प्रोग्राम में विंडोज 7 की डिपेंडेंसीज आ जाएगी। इट मीन्स कि इस कोड को मैं सिर्फ विंडोज 7 पर ही क्या कर पाऊंगा, एग्जीक्यूट कर पाऊंगा, दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगा। राइट, सो आफ्टर कंपाइलेशन जो कोड बना सी प्लस प्लस में वो कहलाता है ऑब्जेक्ट कोड। और वो ऑब्जेक्ट कोड आपका हो गया 0101 में कन्वर्ट। कंपाइलर ने जो कमेंट में स्टेटमेंट लिखा होगा उसको कन्वर्ट नहीं किया होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे आफ्टर कंपाइलेशन जो कोड बना वो आपका 0101 में हो गया और आपका जो कंप्यूटर समझता है वो भी क्या होना चाहिए, 0101। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अब दोनों की लैंग्वेज जो है वो क्या हो गई है, सेम। तो अब आपका प्रोग्राम जो है एक्चुअली कंप्यूटर से कम्युनिकेट करेगा। सो आफ्टर कंपाइलेशन जो कोड बना है वो हो गया बाइट कोड। और देन फाइनली जो कोड लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपका रिजल्ट क्या होगा, डिस्प्ले। तो ये हमने एक प्रोग्राम का लाइफ साइकिल देखा। आपने जो कोड लिखा था उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा 30। तो दिस इज द आउटपुट।
तो ये जो सारी चीजें मैंने बताई है, यहाँ पर ये जो कोड बना है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से है। अगर आपने विंडोज 7 पे कंपाइल किया तो ये कोड सिर्फ विंडोज 7 पर ही एग्जीक्यूट होगा। लिनक्स पे आप इसे डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि सर सी और सी प्लस प्लस के जो प्रोग्राम होते हैं वो प्लेटफॉर्म या ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट होते हैं। जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर आपने कंपाइल किया है ये उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर क्या होंगे, एग्जीक्यूट। अगर आपको दूसरे ओएस पे एग्जीक्यूट करना है तो आपको उस पर वापस कंपाइल करना पड़ेगा। सो दिस इज अ लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोग्राम, कि प्रोग्राम लिखने से लेकर लास्ट तक क्या स्टेप होगी। आई होप यू क्लियर द कॉन्सेप्ट। अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। ओके, राइट। सो नेक्स्ट हम देखेंगे, ये तो हमने स्ट्रक्चर बता दिया। अब सी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो ये है कि सर आई वांट टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड यूजिंग सी प्रोग्राम, राइट। अभी हमने देखा हेडर फाइल कहाँ लगाएंगे, मेन मेथड कहाँ डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल जो है डिक्लेयर कहाँ किया जाएगा, और लोकल वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा कि सर राइट अ सी प्रोग्राम टू डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 1 कि सर राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड ऑन द स्क्रीन। मुझे क्या करना है, स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है, ठीक। सो दिस इज माय एक्सपेक्टेड आउटपुट कि सर जब मेरा प्रोग्राम रन हो तो मुझे स्क्रीन पे क्या प्रिंट करवाना है, हेलो वर्ल्ड। ये इसका जो रिजल्ट आता है उस स्क्रीन को बोला जाता है कंसोल। ब्लैक एंड व्हाइट विंडो होती है, कंसोल विंडो पर आपको जो है ये रिजल्ट क्या करवाना है, प्रिंट। तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए पहली चीज कि आपके सिस्टम पे टर्बो सी प्लस प्लस, डेव सी प्लस प्लस या कोड ब्लॉक या फिर वीएस कोड इंस्टॉल होना चाहिए। तभी आप इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम आपका तभी कंपाइल होगा जब आपने सी प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर या कंपाइलर इंस्टॉल किया होगा। तो मेरे पास डेव सी प्लस प्लस है, इसलिए मैं डेव सी प्लस प्लस को ओपन करके प्रोग्राम लिखूंगा, ओपन डेव सी प्लस प्लस। तो we'll go to start and type dev c++, then click this one। आप चाहे तो ऑनलाइन कंपाइलर भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप फाइल बनाएंगे, राइट। ये क्वेश्चन हो गया। जैसे आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो ऑब्वियसली आप फाइल क्रिएट करते हैं। वैसे यहाँ पर भी आपको क्या करना है, फाइल क्रिएट करना। विल गो टू फाइल मेन्यू, क्लिक ऑन न्यू एंड विल गो टू सोर्स फाइल, राइट। तो आपको सोर्स फाइल पर क्लिक करना है। सी में हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो यहाँ पर पहले इस प्रोग्राम को सेव कर लीजिएगा, फाइल में जाइएगा, सेव एज। फाइल का नाम दे दिया मैंने कि सर डेमो 1। आप सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं इसलिए इस प्रोग्राम का एक्सटेंशन कंपलसरीली आपको डॉट सी देना पड़ेगा। सी प्लस प्लस करेंगे तो डॉट सीपीपी। क्यों? क्योंकि सी और सी प्लस प्लस का कंपाइलर सिर्फ उसी फाइल को कंपाइल कर पाएगा जिसका एक्सटेंशन या तो डॉट सी या फिर डॉट सी प्लस प्लस होगा। सो अब प्रोग्राम का स्ट्रक्चर अभी हमने देखा था। सबसे पहला सेक्शन मैंने आपको बताया था डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। दूसरा सेक्शन आपने देखा था इंक्लूड सेक्शन। तीसरा सेक्शन आपने देखा था यूजर डिफाइंड, जो कि आपको यूज नहीं करना है अभी, यूजर डिफाइंड सेक्शन। एंड चौथा आपने देखा था मेन मेथड। क्यों? क्योंकि मेन कंपलसरी सेक्शन है, बिना मेन के आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम यूजिंग सी, राइट। इसके बाद इंक्लूड सेक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप सी और सी प्लस प्लस में इनपुट आउटपुट से रिलेटेड कोई भी मेथड यूज करते हैं तो आपको कौन सी हेडर फाइल इंक्लूड करना चाहिए, stdio.h। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि सर हैज इंक्लूड
stdio.h, हैज का मतलब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, राइट। यूजर डिफाइंड सेक्शन आपको यूज नहीं करना है, इसलिए मैंने यहाँ से इसको हटा दिया। एंड फाइनली मेन, क्यों? क्योंकि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ही आपका कहाँ से होता है? मेन से। सो मेन इज द नेम ऑफ द फंक्शन दैट प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड। सो सी में आप मेन ऐसा लिख सकते हैं, वॉइड मेन। आप इंट मेन भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने इंट लिखा तो फिर आपको लास्ट में इंटीजर टाइप की वैल्यू या रिटर्न 0 या रिटर्न 1 2 3 या इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करवाना पड़ेगा। अभी मैं वॉइड इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि मुझे रिटर्न कीवर्ड यूज ना करना पड़े, राइट। सो नेक्स्ट आप देखेंगे कि अब आपको क्या करना है। क्वेश्चन मेरा है कि मुझे स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है। आप लेटेस्ट कंपाइलर यूज कर रहे हैं, इसलिए CLR SCR और गेट ch आपको यूज नहीं करना है, ना ही इस प्रोग्राम में आपको किसी वेरिएबल को बनाने की जरूरत है। सो प्रिंट करने के लिए आप printf फंक्शन यूज करेंगे। सो printf इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन डिक्लेयर्ड इन stdio.h हेडर फाइल्स, और जो मैसेज है वो आप डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी एंड C++ प्रोग्रामिंग में भी जो हर एक स्टेटमेंट होता है वो सेमीकोलन से टर्मिनेटेड हो। तो मैसेज जैसा आप देना चाहें, हेलो वर्ल्ड, राइट। और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के पहले कंपाइल किया जाएगा। कंपाइल करना मतलब प्रोग्राम को सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना है। कंपाइलर पहले चेक करता है कि आपने सिंटेक्स सही लिखा है या नहीं। अगर सिंटेक्स सही होगा तभी आपका प्रोग्राम क्या होगा? कंपाइल। तो यहाँ पर देखिए एरर इसलिए दे रहा है क्यों? क्योंकि आपने बाद में सेमीकोलन नहीं लगाया, राइट। कंपाइल करने के लिए विल गो टू मेनू बार, क्लिक ऑन एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट में आप देखिएगा क्या ऑप्शन है आपका? कंपाइल, राइट। कंपाइल के बाद कंपाइल करना मतलब देखिए यहाँ पर आप कंपाइल करेंगे तो एरर 0, इसका मतलब है कि आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। और आउटपुट फाइल क्या बोल रहा है? demo1.exe। मैंने आपको बताया था कि जब आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कन्वर्ट कंपाइल हो जाएगा तो एक exe फाइल या ऑब्जेक्ट कोड वो जनरेट करता है। तो जब आप रन करेंगे तो ये demo1.exe फाइल ही क्या होगी? एग्जीक्यूट। और ये फाइल कहाँ पर बनी है? डॉक्यूमेंट्स के अंदर। जहां आपका .c प्रोग्राम सेव होगा वहीं पर आपकी exe फाइल क्या होती है? जनरेट। तो प्रोग्राम कंपाइल हो गया। इसके बाद अब आप प्रोग्राम को क्या करेंगे? एग्जीक्यूट, राइट। राइट क्लिक करिएगा, देन रन। आप देखेंगे आपके सामने आउटपुट आ रहा है, हेलो वर्ल्ड, राइट। सो इस प्रकार आप आउटपुट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट प्रोग्राम यूजिंग सी प्रोग्रामिंग। अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क मी, राइट। एंड इसके बाद हम एक और प्रोग्राम बनाएंगे सिंपल इसी की तरह। मल्टीपल लाइन आउटपुट आपको डिस्प्ले करवाना है। सो क्वेश्चन आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ C प्रोग्राम टू प्रिंट योर इंट्रोडक्शन ऑन द स्क्रीन। आपको अपना इंट्रोडक्शन जो है स्क्रीन पे क्या करवाना है? प्रिंट, राइट। सो मैं चाहता हूँ कि मेरा आउटपुट क्या है? 2 3 लाइन में मुझे प्रिंट करवाना है, हेलो अब्राहम एंड फ्रॉम भोपाल, माँ IT एक्सपर्ट फ्रेंड, राइट। तो आई वॉन्ट टू प्रिंट दिस 3 लाइन। तो अगेन वही स्टेप आप रिपीट करिएगा। फाइल में जाइएगा, न्यू, एक सोर्स फाइल, अगेन वो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। तो दिस इज माय सेकंड प्रोग्राम, दिस इज माय सेकंड प्रोग्राम। हेडर फाइल यहाँ पर भी इंक्लूड करना पड़ेगा, एज इंक्लूड stdio.h,
वॉइड मेन, इसमें मैं इंट मेन लिख ले रहा हूँ, राइट। अगर इंट लिखा है तो फिर आपको लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा, रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो का मतलब आप अपने आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो यहाँ पर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। तो रिटर्न जीरो का मतलब आप मेन मेथड से ऑपरेटिंग सिस्टम को रेस्पॉन्स रिटर्न कर रहे हैं कि आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है, राइट। अब प्रिंट करना है तो आप देखिए मल्टीपल प्रिंट एफ लिख देंगे कि सर हेलो आई एम राम, एंड नेक्स्ट प्रिंट एफ आई एम फ्रॉम भोपाल, एंड प्रिंट एफ आई एम IT expert. सपोज आई वांट टू प्रिंट दिस इंफॉर्मेशन। अब इसको भी सेव करना पड़ेगा, तो उसमें आपने सेव कर लिया demo2.c। एक्सटेंशन ध्यान रखिएगा, कंपलसरीली आपको क्या देना है, .c। फर्स्ट प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, देन एग्जीक्यूट। अब आप देखेंगे कि आपका आउटपुट एक ही लाइन में आएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या रिजल्ट आ रहा है, सिंगल लाइन में रिजल्ट आ रहा है, हेलो आई एम राम, आई एम फ्रॉम भोपाल, आई एम IT एक्सपर्ट ट्रेनर, आई वांट टू प्रिंट दिस आउटपुट सेपरेट लाइन। सो आपको पता होगा अगर आपको न्यू लाइन में रिजल्ट डिस्प्ले करना है तो हम स्किप सीक्वेंस यूज करते हैं, दिस इज /n, राइट। अगर आप चाहते हैं कि आपका आउटपुट न्यू लाइन में है तो सी प्रोग्रामिंग में /n का यूज लाइन चेंज करने के लिए करते हैं। डबल कोट के अंदर आप कहीं पर भी /n का यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, /n। तो अब आपका आउटपुट एक लाइन में ना आके मल्टीपल लाइन में क्या होगा, डिस्प्ले। सो कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, राइट। सो इस प्रकार आप जो है मल्टीपल टाइम प्रिंट का यूज कर सकते हैं। मेरा इस एग्जांपल को बताने का एक ही ऑब्जेक्टिव था कि सर हाउ टू यूज मल्टीपल टाइम प्रिंट इन आवर प्रोग्राम। किसी को अगर कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। तो हम इस प्रकार आउटपुट फंक्शन का यूज कर सकते हैं, राइट। तो आई होप यू अवेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ आउटपुट फंक्शन। अच्छा, यहाँ पर हम एक और वो यूज कर सकते हैं, /t। /t का स्पेस एक टेब का स्पेस यूज एक टेब का स्पेस देने के लिए करते हैं कि अगर आपको एक ही लाइन में डिस्प्ले करना है लेकिन आप चाहते हैं कि उसके बीच में कुछ टेब का स्पेस आए, तो आप क्या यूज कर सकते हैं, /t। आ रहा है, हेलो आई एम राम, आई एम फ्रॉम भोपाल, आई एम IT एक्सपर्ट, राइट। और किसी के मन में ये भी आ रहा होगा कि सर हम इतने प्रिंट टैब क्यों लगा रहे हैं कि प्रिंट टैब में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो इसके लिए आप क्या करेंगे, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। और लेकिन ऐसा आपको यूज नहीं करना है, क्यों, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप एक ही लाइन में पूरा प्रोग्राम लिख दें, लेकिन बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें अब अलग अलग लाइन में प्रिंट करवाना है तो यहाँ पर भी आप क्या यूज कर सकते हैं, /n। तो लिखा भले ही आपने एक ही प्रिंट टैब में, लेकिन अगर एक मिनट में इसको सेव कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, /n एंड /n। तो इस प्रकार भी आप जो है इसका यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये आपका हो गया आउटपुट फंक्शन, हम देख चुके हैं। अभी इसका एक और वर्जन हम देखेंगे कि सर अगर मुझे किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना है तो वो वेरिएबल की वैल्यू हम प्रिंट कैसे करेंगे। लेकिन वेरिएबल के पहले हम देखेंगे डेटा टाइप, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, इनिशियलाइज कैसे किया जाता है, और ऑपरेशन परफॉर्म हम कैसे करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा कि सर व्हाट इज डेटा टाइप। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सी और C++ प्रोग्रामिंग स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी में आता है। अगर आप यहाँ एक वेरिएबल भी बनाना चाहते हैं तो वो वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, उसके लिए आपको कंपल्सरीली डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा। तो वो डेटा टाइप हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज डेटा टाइप इन C प्रोग्रामिंग।
तो आप ऐसा लिख लीजिएगा कि सर सी और सी प्लस प्लस में डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट सेम होता है, बस चेंज होगा सिर्फ इनपुट और आउटपुट। यहाँ पर लिखेंगे कि सर डेटा टाइप कैन स्पेसिफाइड what type data can be stored and how many bytes memory could be allocated, right? So there are mostly used data type in C और C++ प्रोग्रामिंग। अभी हम C प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं। सो अब डेटा टाइप के बारे में भी आपको तीन चीजें ध्यान रखना है। डेटा टाइप कौन सी यूज करेंगे? साइज मतलब कितने बाइट मेमोरी लेगा, और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है कि अगर इंटीजर टाइप की वैल्यू, जैसे आपने कोई वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल की वैल्यू यूजर से इनपुट लेना है या प्रिंट करवाना है, तो सी प्रोग्रामिंग में आप यूज करते हैं %d फॉर इंट डेटा टाइप, %f फॉर फ्लोट डेटा टाइप, %c फॉर कैरेक्टर डेटा टाइप, राइट। तो सबसे पहली डेटा टाइप आप देखेंगे इंट, राइट। तो इंट इज अ डेटा टाइप दैट कैन होल्ड अ न्यूमेरिक वैल्यू, और ऐसी वैल्यू जिसमें ना कोई फ्रैक्शन हो, ना डेसिमल हो, ना ही अल्फाबेट और डिजिट का कॉम्बिनेशन हो। देखा जाए तो सिंपल फुल नंबर को स्टोर करने के लिए आप इंट यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, यू वांट टू स्टोर योर रोल नंबर, सीरियल नंबर और एनी न्यूमेरिक नंबर। और इंटीजर जो है वो सी और सी प्लस प्लस में स्पेशली कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करता है। अगर आपका कंपाइलर 16 बिट है तो इंटीजर 2 बाइट का स्पेस लेता है, और अगर कंपाइलर आपका 32 बिट है तो इंटीजर 4 बाइट का स्पेस लेता है। ये इंटीजर के केस में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। दूसरा कि सर अगर मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू यूजर से इनपुट लेना चाहता हूँ, या उस वेरिएबल की वैल्यू मुझे प्रिंटफ के थ्रू प्रिंट करवाना है, तो कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर में यहाँ पर यूज करूंगा? तो इंटीजर के लिए होता है %d। कहीं कहीं पर %i भी दिया है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्लोट कि सर इफ यू वांट टू स्टोर अ रियल नंबर, राइट। सो रियल नंबर मतलब आपको अपना परसेंटेज स्टोर करवाना है, जैसे 45.60, तो वहां पर आप इंटीजर यूज नहीं कर सकते। और फ्लोट जो है मेमोरी में 4 बाइट का स्पेस लेता है, चाहे आप कोई सा भी कंपाइलर यूज करें। और फ्लोट टाइप की वैल्यू को इनपुट लेने के लिए और डिस्प्ले करने के लिए आप यूज कर सकते हैं %lf। डबल, अच्छा, फ्लोट की एक और स्पेशलिटी होती है कि सर इफ यू वांट टू स्टोर रियल नंबर अप टू 7 डेसिमल प्लेसेस देन वी शुड गो फॉर फ्लोट। अगर आपको 7 जैसे 14 टू 15 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू स्टोर करना है तो आप यूज करते हैं डबल। तो डबल जो है मेमोरी में 8 बाइट का स्पेस लेता है, ये भी रियल नंबर को स्टोर करने के लिए आप यूज करते हैं। इसके लिए सॉरी, फ्लोट के लिए %f होता है, डबल के लिए यूज होता है %lf, राइट। इसके बाद कैरेक्टर, इफ यू वांट टू स्टोर अ अल्फाबेट, तो एक समय में आप एक ही कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, इसलिए कैरेक्टर सी और सी प्लस प्लस में 1 बाइट का स्पेस लेता है। कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को यूजर से इनपुट लेना या फिर उसको प्रिंट करवाना है तो आप यूज करते हैं %c, राइट। नेक्स्ट स्ट्रिंग, सी में तो स्ट्रिंग होता नहीं है, बेसिकली हम कैरेक्टर एरे बना दे। तो ये जो चार डेटा टाइप मैंने बताई वो सबसे ज्यादा यूज होती है। क्लियर? सो आई होप यू अवेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप। तो डेटा टाइप ये बताता है कि किस तरह का डेटा वो स्टोर कर सकता है, मेमोरी में कितना स्पेस लेगा। ओके, सो नेक्स्ट आता है कि सर क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज वेरिएबल इन सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग? तो आपको पता होगा, आपने जावा या पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी। तो वेरिएबल इज अ टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन, वेरिएबल इज अ टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन
इट इज यूज टू स्टोर अ वैल्यू। अब दूसरा ये है कि जो वेरिएबल की वैल्यू है वो चेंज हो सकती है, कि सर वैल्यू ऑफ वेरिएबल में बी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। दो चीजें होती है, एक होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती, फिक्स्ड होती है। दूसरा होता है वेरिएबल, और वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। वेरिएबल वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर यूजिंग इट। अगर आप कोई वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो उस वेरिएबल को यूज करने के पहले आपको कहीं ना कहीं डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि सी और सी प्लस प्लस में जो वेरिएबल बनाते हैं, सो वेरिएबल हैव अ फॉलोइंग स्टेट। तो पहली स्टेट आप देखेंगे वेरिएबल को डिक्लेयर करना, दूसरी स्टेट हो जाएगी वेरिएबल को इनिशियलाइज करना, इनिशियलाइज करना मतलब वेरिएबल को असाइन करना। थर्ड, वेरिएबल की ऑपरेशन, वेरिएबल पर ऑपरेशन परफॉर्म करना, एंड फाइनली प्रिंट रिजल्ट ऑफ द वेरिएबल। सो वेरिएबल डिक्लेयर करना, वेरिएबल इनिशियलाइज करना, ऑपरेशन परफॉर्म करना, और फाइनली रिजल्ट को प्रिंट करना। ठीक। सो एग्जाम्पल आप देखेंगे कि सर हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन सी प्लस सी और सी प्लस प्लस। तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा कि सर हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन सी प्रोग्रामिंग। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका होता है, जैसा अभी हमने देखा कि सी और सी प्लस प्लस स्टेटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट। सो स्टेटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप देखेंगे कि अगर है तो डेटा टाइप आपको लिखना पड़ेगा वेरिएबल के पहले कि वो वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल नेम, राइट। अब वेरिएबल के जो नेम के कन्वेंशन है, वेरिएबल नेम कैन कंटेन अल्फाबेट एंड डिजिट्स बट ऑलवेज स्टार्ट विद एन अल्फाबेट। वेरिएबल नेम शुड नॉट बी अ कीवर्ड। वेरिएबल के नाम में आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते एक्सेप्ट अंडरस्कोर। तो वो सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। आप एक समय में एक से ज्यादा वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं फॉलोड बाय कॉमा। तो डेटा टाइप वेरिएबल 1 कॉमा वेरिएबल 2 कॉमा वेरिएबल 3, राइट। तो ये आपकी पहली स्टेट हो गई कि सर हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते कैसे हैं। अब देखिए, जैसे ही एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि सर इन केस ऑफ लोकल वेरिएबल बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज इनिशियलाइज अ गार्बेज वैल्यू। अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको इनिशियलाइज नहीं किया तो आपका सिस्टम उसको किससे इनिशियलाइज कर देगा, गार्बेज वैल्यू से। और गार्बेज वैल्यू के ऊपर आप कोई भी रिजल्ट परफॉर्म करोगे, रिजल्ट ऑल्सो विल बी अ गार्बेज। बट दिस केस ओनली फॉर लोकल वेरिएबल। अगर आपने ग्लोबल बनाया तो आपका सिस्टम उसको गार्बेज से इनिशियलाइज ना करके उसको डिफॉल्ट वैल्यू से क्या करेगा, इनिशियलाइज। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया कि सर इंट नम, राइट। ये सिंटेक्स देखा आपने। तो आप जैसे ही वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, सबसे पहली स्टेप डिक्लेरेशन। अब डिक्लेरेशन में आपने लिखा इंट नम, तो इंटरनली क्या प्रोसेस होगी वो देखिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, वेरिएबल की कुछ स्टेट्स होती है। वेरिएबल कैन हैव अ नेम, वेरिएबल कैन हैव अ वैल्यू, वेरिएबल कैन हैव अ एड्रेस, एंड
फाइनली वेरिएबल कैन टेक मेमोरी साइज इन मेमोरी। जैसे आप कोई भी फाइल सेव करते हो तो स्पेस लेती है केबी, एमबी और जीबी, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर मैं यहाँ पर ये वेरिएबल बनाता हूँ तो वेरिएबल का नाम क्या हो जाएगा, नम। जैसा मैंने बताया वैल्यू, अभी आपने सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज नहीं किया, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, गार्बेज वैल्यू, राइट। और एड्रेस ये आपका सिस्टम जनरेट करता है, तो मान लेते हैं कि वेरिएबल का एड्रेस क्या है 1024। तो ये जो एड्रेस है वो यूनिक होता है हर एक वेरिएबल के लिए, राइट। एड्रेस कभी भी चेंज नहीं होता है, चेंज सिर्फ क्या होती है, वैल्यू, राइट। एंड साइज इन मेमोरी, अब मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा कंपाइलर 32 बिट है, तो हमने देखा था कि 32 बिट के लिए कंपाइलर इंटीजर कितने बाइट का मेमोरी स्पेस लेगा, 4 बाइट, राइट। तो ये वेरिएबल जैसे ही आप डिक्लेयर करते हैं तो ये सारी चीजें यहाँ पर अप्लाई होती है। तो ये कौन डिसाइड करता है, डेटा टाइप, राइट, गार्बेज वैल्यू, एड्रेस और साइज इन मेमोरी, दिस इज 4 बाइट। जैसे ही आप वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर क्या होगा, यूज। अब वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी, सर इनिशियलाइज अ वेरिएबल। क्यों, क्योंकि आपने इनिशियलाइज नहीं किया, सिर्फ डिक्लेयर किया, तो आपका सिस्टम क्या इनिशियलाइज कर रहा है, गार्बेज। और गार्बेज के ऊपर आप कोई सा भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे सो डेफिनेटली रिजल्ट विल बी अ गार्बेज। तो यहाँ पर आप क्या लिख दीजिएगा कि सर इनिशियलाइज, इनिशियलाइज करना मतलब उस वेरिएबल को कुछ वैल्यू असाइन करना। तो सिंटेक्स लिख लीजिएगा पहले कि सर LHS लेफ्ट हैंड साइड और RHS, ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इनिशियलाइज करें तो लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा वेरिएबल का नाम होना चाहिए, इनिशियलाइज करने के लिए आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, और RHS में भी या वेरिएबल में भी या एक्सप्रेशन में भी या कांस्टेंट। तो इन केस ऑफ अवर वेरिएबल, वेरिएबल का नाम है नम, तो आप यहाँ पर ऐसा भी लिख लीजिएगा कि सर लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, वेरिएबल नेम, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा, वैल्यू। तो वेरिएबल का नाम नम और वैल्यू आपने दे दी है 10, तो ये 10 किसको रिप्लेस कर देगा, इस गार्बेज वैल्यू को, मतलब इस गार्बेज वैल्यू के प्लेस पे क्या स्टोर हो जाएगा आपका 10। आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। देन नेक्स्ट आप देखेंगे कि सर परफॉर्म ऑपरेशन। तो ऑपरेशंस अभी कुछ नहीं करना, मुझे क्या लिखना है कि सर ऑपरेशंस, और ऑपरेशन में मैंने लिख दिया कि सर नम इक्वल टू नम प्लस 5, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा, नम में पहले से कितना है, 5 है, और 10 है, और 10 में 5 प्लस कर देंगे तो वापस नम किससे चेंज हो जाएगा, 15 रिप्लेस कर देगा 10 को, तो ये आपका हो जाएगा ऑपरेशन। एंड फाइनली आता है कि सर हाउ टू प्रिंट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, जो मेरा रिजल्ट वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करवाने के लिए आप क्या यूज करिएगा कि सर प्रिंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अब आपको पता है कि अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाना है तो आप क्या यूज करेंगे, प्रिंटफ। बट प्रिंटफ का सिंटेक्स अब यहाँ पर चेंज हो जाएगा, तो आप लिख लीजिएगा कि सर सिंटेक्स ऑफ प्रिंटफ टू प्रिंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पर क्या आएगा कि सर प्रिंटफ, अगर आपको मैसेज देना है तो मैसेज, जैसे वैल्यू ऑफ है, देन फॉर्मेट स्पेसिफायर। आई होप यू अवेयर द कॉन्सेप्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर, मैंने लिखवाया था इंटीजर के लिए %d, फ्लोट के लिए %f, और फॉलोड बाय वेरिएबल नेम, ये आपका सिंटेक्स होगा, राइट। तो अब अगर आपको इंटीजर टाइप के वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाना है तो अभी हमने देखा था कि सर इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या क्या यूज करेंगे, %d। तो आपने वेरिएबल की जो डेटा टाइप है वो क्या लिया, इंटीजर, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि सर प्रिंट एफ
मैसेज दे दिया कि सर वैल्यू ऑफ नम। अब जब तक आप परसेंटेज डी नहीं लिखेंगे तब तक उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। सो परसेंटेज डी फॉलोड बाय वेरिएबल नेम। वेरिएबल का नाम क्या है? नम। एक चीज वो ध्यान रखिएगा कि जिस नाम से आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसी नाम से आप यूज कर पाएंगे। वेरिएबल नेम इज ऑल्सो केस सेंसिटिव, तो जिस केस में आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया होगा उसी केस में वो क्या होगा? यूज। ठीक। तो ये हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करना, वेरिएबल को इनिशियलाइज करना और ऑपरेशन परफॉर्म करना देखा। अब इसी को हम सिंपल प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे। राइट। तो फाइल में जाइएगा, न्यू में, इसको सेव कर लीजिएगा। डेमो 3.c। दिस इज वेरिएबल रिलेटेड प्रोग्राम। हेडर फाइल इंक्लूड कर लीजिएगा, एज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std इंट मैन। अगर इंट मैन लिखा है तो आपको, सॉरी, सी में हम बना रहे प्रोग्राम, सो एज इंक्लूड stdio.h int main एंड रिटर्न व्हाट? 0। तो पहले आपने वो 4 स्टेप नंबर 1 कि सर इंट नम, तो ये वाली लाइन क्या कहलाएगी? देखिए जरूरी नहीं है कि कमेंट का यूज आप पहली लाइन में करें, वी कैन यूज एनीवेयर कमेंट स्टेटमेंट इनसाइड द प्रोग्राम। सो दिस लाइन टू इंडिकेट कि सर यहाँ पर हमने एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया। जो दूसरा आप क्या करेंगे? इनिशियलाइज। तो इनिशियलाइज करने के लिए क्या लिखेंगे कि सर नम इक्वल टू 10। तो दिस लाइन इज नोन एज इनिशियलाइजेशन। थर्ड ऑपरेशन, तो क्या लिखेंगे कि सर नम इक्वल टू नम प्लस 5, जो भी वैल्यू आप देना चाहे। दिस इज ऑपरेशन। एंड फाइनली लास्ट वन इज टू प्रिंट अ रिजल्ट। तो क्या लिख देंगे कि सर प्रिंटर, और यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू ऑफ, ये मैसेज आप कैसा भी लिख सकते हैं ना, वैल्यू ऑफ नम देन परसेंटेज डी। देखिए अभी मैं मान लीजिएगा परसेंटेज डी नहीं लगाता हूँ और सिर्फ इतना लिखता हूँ। राइट। तो ये हो जाएगा प्रिंट रिजल्ट। सेव करने के बाद पहले कंपाइल कर लीजिएगा। ठीक। तो एग्जीक्यूट दिस वन। तो वैल्यू ऑफ नम आ रहा है लेकिन 15 प्रिंट नहीं कर रहा है। राइट। सो आई वॉन्ट टू प्रिंट 15। तो अगर आप चाहते हो कि वो उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करें तो कंपलसरीली सी प्रोग्रामिंग में आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना ही पड़ेगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? सर परसेंटेज डी, और इसको क्या कर दिया आपने? सेव। देन कंपाइल द प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इस प्रकार आप वेरिएबल को डिक्लेयर करना, इनिशियलाइज करना, ऑपरेशन परफॉर्म करके उसके रिजल्ट को आपने क्या करवा दिया? प्रिंट। राइट। सो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इसी पे बेस्ड प्रोग्राम कि सर अभी यूजर से इनपुट नहीं लेना, डायरेक्ट वैल्यू असाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ टू नंबर्स। आपको दो नंबर का यहाँ पर क्या करवाना है? सम करवा के उसको प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पर टोटल इस प्रोग्राम को बनाने के लिए कितने वेरिएबल की जरूरत होगी? 3। अभी हम इनिशियल लेवल पे इसलिए 3 वेरिएबल यूज कर रहे हैं, बाकी आप 2 वेरिएबल्स में भी उसको बना सकते हैं। ठीक। सो आपका रिजल्ट कुछ इस प्रकार आना चाहिए। आपको यूजर से इनपुट नहीं लेना है ना, याद रखिएगा।
नंबर 1 में आपको प्रिंट करवाना है 10, नंबर 2 में आपको प्रिंट करवाना है 20 और एडिशन। यहाँ पर मैं अभी बोल रहा हूँ कि यूजर से इनपुट नहीं लेना है, आपको 3 वेरिएबल बनाना है। जैसे ये पहला वेरिएबल हो जाएगा n1 n2 और इन का सम n3 में क्या करवा लीजिएगा स्टोर। ये आपका होगा n1 वेरिएबल, ये n2 वेरिएबल और ये n3 रिजल्टेंट वेरिएबल है। बट यहाँ पर आपको रिजल्ट तीनों वेरिएबल का क्या करवाना है, प्रिंट। सो अगेन फाइल में जाके न्यू फाइल बना लीजिएगा, एडिशन प्रोग्राम हेडर फाइल इंक्लूड कर लीजिएगा stdio.h, बिकॉज प्रिंटफ फंक्शन इसी से आता है। देन इंट मैन और क्या लिखेंगे यहाँ पर, रिटर्न 0। वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया आपने इंट n1 n2 और n3। प्रिंटफ सॉरी, ये आपका हो गया डिक्लेयर करना। अब आपको इनिशियलाइज करना है, तो आपने क्या लिखा कि सर n1 इक्वल टू 10, n2 इक्वल टू 20, ये आपका हो गया इनिशियलाइज करना। और n3 इक्वल टू n1 प्लस n2, ये आपका क्या हो गया, ऑपरेशन परफॉर्म करना। और अब आपको वन बाय वन तीनों वेरिएबल की वैल्यू क्या करवाना है, प्रिंट। सो प्रिंट है नंबर 1 इज n1, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रिंट करवाना है तो आपको परसेंटेज डी लिखना जरूरी है। बिना फॉर्मेट स्पेसिफायर के उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। दूसरा लिख लीजिएगा प्रिंट है नंबर 2। अब लेकिन अगर ऐसा लिखेंगे तो ये एक ही लाइन में आएगा, लाइन चेंज करने के लिए क्या यूज करेंगे, स्लैश एन, राइट। तो लाइन चेंज करने के लिए आप यहाँ पर क्या यूज कर लीजिएगा, स्लैश एन। फर्स्ट में ऑप्शनल है और थर्ड रिजल्ट किस में है, सो प्रिंट एफ स्लैश एन एडिशन इज परसेंटेज डी, प्रिंट व्हाट n3। सेव कर लीजिएगा demo4.c, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, राइट। तो इस प्रकार आप सी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल को डिक्लेयर करना, इनिशियलाइज करना, ऑपरेशन परफॉर्म करना, देन फाइनली आप रिजल्ट को क्या करवा सकते हैं, प्रिंट। राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये तो हमने इंटीजर वेरिएबल देख लिया। अब फ्लोट वेरिएबल टाइप की वैल्यू अगर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इसे ऑपरेशन में देखिएगा, n1 में स्टोर हुआ 10, n2 में 20 और n3 में कितना हो गया 30। देन फाइनली आपने रिजल्ट को क्या करवा दिया, प्रिंट। तो इस प्रकार आप जो है प्रोग्राम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोट और डबल डेटा टाइप हम यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, राइट। तो अब आपको जो है बेसिकली 3 फ्लोट या डबल वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो आपका रिजल्ट कुछ इस प्रकार आना चाहिए कि सर रेडियस मान लीजिएगा आपने इंटर किया 2.0, इसके अकॉर्डिंग एरिया आएगा 12.56 और सरकमफेरेंस आपका आ जाएगा 12.56, राइट। तो हमें क्या करना है, 3 वेरिएबल इसके लिए बनाने पड़ेंगे, लेकिन वेरिएबल किस टाइप के होंगे, फ्लोट या डबल। क्यों, क्योंकि इंटीजर में तो आप 2.0 12.56 इस टाइप की वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। तो आपने यहाँ पर 3 वेरिएबल बनाए, दिस इज रेडियस,
दिस इज AR एंड दिस इज CR। एक वेरिएबल में भी काम हो सकता है, लेकिन अभी हम इनिशियल लेवल पे है, इसलिए आपका R हो जाएगा। नेक्स्ट फाइल में जाके एरिया एंड circumference of circle has include stdio.h into main return 0। तो अब आप इंटीजर टाइप का वेरिएबल नहीं बनाएंगे, आप किस टाइप का वेरिएबल बनाएंगे? फ्लोट या डबल टाइप। तो आपने यहाँ पर लिया फ्लोट, R फॉर रेडियस, AR फॉर एरिया, CR फॉर सर्कमफेरेंस। दिस इज वेरिएबल डिक्लेरेशन, राइट। इसके बाद R इक्वल टू 2.0, दिस इज इनिशियलाइजेशन, एंड AR एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि सर 3.14 इंटू R इंटू R। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दिस इज 2 पाई आर, तो 2 इंटू 3.14 इंटू R। ये आपके हो गए ऑपरेशन। अब फाइनली वन बाय वन आपको वैल्यू को, रिजल्ट को क्या करवाना है? प्रिंट। ठीक। सो प्रिंट करवाने के लिए आप यूज करिएगा प्रिंट एफ। इंश्योर कर लीजिएगा क्योंकि परसेंटेज डी सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए यूज होता है। अगर आपको फ्लोट टाइप की वैल्यू प्रिंट करना है तो फॉर्मेट स्पेसिफाई क्या यूज करना पड़ेगा? परसेंटेज एफ। तो मान लीजिएगा आर में आपने एंटर किया 2.0, सो उसके अकॉर्डिंग एरिया ऑफ सर्कल होगा 12.56 और सरकमफेरेंस भी आपका क्या हो जाएगा? 12.56। अच्छा, 4 बाइट आर के लिए मेमोरी लगेगी, 4 बाइट AR के लिए लगेगी मेमोरी, और 4 बाइट की ही CR के लिए। तो टोटल इस प्रोग्राम में 12 बाइट की मेमोरी आपकी क्या होगी? यूज, राइट। सो रेडियस परसेंटेज एफ कॉमा आर, प्रिंट एफ एरिया ऑफ सर्कल परसेंटेज एफ AR, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल प्रिंट एफ, स्लेश एन भी लगा दीजिएगा, circumference of circle परसेंटेज है, सेव कर लीजिएगा, डेमो 5.c। फर्स्ट कंपाइल द प्रोग्राम, एग्जीक्यूट। सो देखिए रिजल्ट आ रहा है, रेडियस इज 2.000। क्लियर। अब मैं चाहता हूँ कि सर डेसिमल के बाद में सिर्फ एक ही प्लेस तक या 2 प्लेस तक ही मुझे वैल्यू क्या करवाना है? प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? तो यहाँ पर देखिएगा, आई वॉन्ट टू प्रिंट 0.2f, 0.2f। इसका मतलब डेसिमल के बाद में ये सिर्फ आपको 2 प्लेस तक की वैल्यू को प्रिंट करके देगा। अभी 6 प्लेस तक आ रहा है, राइट। तो कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। आ रहा रिजल्ट आपका कि सर रेडियस इज 2.00, एरिया ऑफ सर्कल इज 12.56, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 12.56। ठीक। अब देखिए इसी प्रोग्राम में अगर मैं फ्लोट को रिप्लेस कर देता हूं डबल से, दो चेंजेस होंगे, राइट। पहला तो ये है कि ये डेसिमल के बाद में 12 टू 15 प्लेसेस तक की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। दूसरा ये है कि मेमोरी में ये 4 बाइट ना लेके कितना लेगा? 8 बाइट। मैंने सिर्फ क्या चेंज किया? फ्लोट को रिप्लेस कर दिया डबल से। सो कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। रिजल्ट आपका यही आ रहा है, लेकिन इनकेस अब आप चाहते हैं कि सर हाउ टू वेरीफाई कि ये 8 बाइट का स्पेस ले रहा है, तो C++ में एक ऑपरेटर और सी प्रोग्रामिंग में एक ऑपरेटर होता है साइज ऑफ, राइट। तो उससे आप चेक करवा सकते हैं कि वो वेरिएबल कितनी मेमोरी लेगा। कि सर साइज ऑफ वेरिएबल आर, दिस इज परसेंटेज डी। साइज न्यूमेरिक में होगी ना, पॉइंट में नहीं होगी, तो यहाँ लिख दीजिएगा
साइज ऑफ आर। तो ये आपको बता देगा कि इसने 8 बाइट का स्पेस लिया या फिर 4 बाइट का। तो यहाँ पर लास्ट में आ रहा है 8। अगर आप फ्लोट करते हैं तो फ्लोट आपको क्या दे देगा, 4 बाइट। रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो फ्लोट में 4 बाइट मेमोरी यूज हो रही है और उसमें 8 बाइट, राइट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लोट इज द बेटर इफ, अगर आप चाहते हैं कि डेटाबेस के सॉरी आफ्टर डेसिमल आपको 6 प्लेस तक की वैल्यू स्टोर करवाना है। तो अगर मैं यहाँ पर फ्लोट को डबल से रिप्लेस करता हूँ तो मेमोरी मेरी जो 12 बाइट लगती थी वो मेमोरी लगेगी 24 बाइट। रेडियस 8 बाइट लेगा, एरिया भी आपसे कितना लेगा, 8 बाइट, और सरकमफेरेंस भी आपसे कितना लेगा, 8 बाइट। क्लियर। सो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आप डबल डेटा टाइप यूज करते हैं तो मेमोरी भी उसमें डबल हो जाएगी। कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। array size of variable this is 8। तो आई होप यू अवेयर दिस कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से आप फ्लोट या डबल टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। देन लास्ट हम देखेंगे कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 कि सर राइट अ सी प्रोग्राम, राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट ग्रेड ऑफ स्टूडेंट, राइट। अब ग्रेड तो आप कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे कि सर ग्रेड ऑफ स्टूडेंट दिस इज ए सिंगल कैरेक्टर। तो आप एक कैरेक्टर वेरिएबल बनाएंगे, मान लीजिएगा वेरिएबल का नाम है जी और ग्रेड हो जाएगा ए, और कैरेक्टर कितने बाइट का स्पेस लेता है, 1 बाइट। क्लियर। तो यहाँ पर आप चाहे तो ऐसा कर लीजिएगा, प्रिंट ग्रेड ऑफ स्टूडेंट। तो आप पहले वेरिएबल को डिक्लेयर कर लीजिएगा, कैरेक्टर जी। अब जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर कांस्टेंट हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर लिखे जाते हैं कि सर जी इक्वल टू ए, अगर ऐसा लिखोगे तो प्रोग्राम कंपाइल टाइम पे एरर देगा। सो कैरेक्टर कांस्टेंट ऑलवेज रिटन विद इन सिंगल कोट, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये डिक्लेयर किया, उसके बाद आपने इसको क्या कर लिया, इनिशियलाइज। और इनिशियलाइज करने के बाद अब आप इसको क्या करवाएंगे, प्रिंट। अभी ऑपरेशन कुछ भी परफॉर्म नहीं करना है। तो फाइनली प्रिंट है। अब आपको पता होना चाहिए कि कैरेक्टर टाइप की वैल्यू अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसको, उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज करेंगे, %c। तो आप मैसेज दे दीजिएगा कि सर ग्रेड ऑफ स्टूडेंट दिस इज %c और वेरिएबल का नाम जी। तो आप यहाँ लिख लीजिएगा प्रिंट रिजल्ट। सेव कर लीजिएगा, देन कंपाइल द प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट। तो आप देखेंगे ग्रेड ऑफ स्टूडेंट इज 8, राइट। सो आई होप यू अवेयर दिस कॉन्सेप्ट कि हम किस प्रकार कैरेक्टर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद इनिशियलाइज करके उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि सर आई वांट टू स्टोर माय नेम। तो सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं होती, ये चीज ध्यान रखिएगा। मैंने बोला कि जो सी प्रोग्रामिंग है उसमें स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं होती है। अगर आपको अपना नाम ही स्टोर करवाना है तो कैरेक्टर एरे बनाना पड़ेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। सर प्रिंट नेम ऑफ द स्टूडेंट, राइट अ सी प्रोग्राम, राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट
नेम ऑफ द स्टूडेंट। अब आपको पता है कि जो कैरेक्टर डेटा टाइप है उसमें तो एक ही कैरेक्टर स्टोर होता है और एक कैरेक्टर का नाम हो नहीं सकता, तो उसके लिए आप कैरेक्टर एरे बनाएंगे। राइट, क्या करना है आपको, कैरेक्टर एरे बनाना है। आगे हम एरे पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा डिटेल में इसके बारे में। तो एरे स्क्वायर ब्रैकेट्स आपने यहाँ पर ले लिया 10 और आपने डायरेक्ट असाइन कर दिया राम। सो इन केस ऑफ कैरेक्टर एरे दिस वन इज वैलिड। और यहाँ पर ऐसा लिख लीजिएगा, आप एक ही लाइन में डिक्लेयर और इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज कैरेक्टर एरे। पहली चीज ये कि कैरेक्टर एरे क्यों बनाए, क्योंकि सर स्ट्रिंग नाम की कोई डेटा टाइप सी में नहीं होती है, हालांकि सी प्लस प्लस में होती है, तो अपन सी प्लस प्लस पढ़ेंगे तो वहां पर स्ट्रिंग क्लास होती है इनबिल्ट। राइट, अब आपको क्या करना है, प्रिंट करवाना है, तो क्या लगा लिखेंगे प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ जो है वो यहाँ पर लिखिएगा कि सर नेम ऑफ स्टूडेंट। अब कैरेक्टर एरे प्रिंट करवाना है तो परसेंटेज सी तो यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि परसेंटेज सी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, कैरेक्टर के लिए। अगर आपको कैरेक्टर एरे प्रिंट करवाना है तो आप यूज करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज एस। अगर आपको एरे टाइप की वैल्यू प्रिंट करवाना है कैरेक्टर एरे, या कैरेक्टर एरे टाइप की वैल्यू यूजर से इनपुट लेना है, तो आप यूज करते हैं परसेंटेज एस और कॉमा करके उस वेरिएबल का नाम देंगे जिसकी वैल्यू आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, दैट इज नेम। सो कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, आ रहा है नेम ऑफ स्टूडेंट इज राम। तो इस प्रकार आप मल्टीपल कैरेक्टर को भी स्टोर करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ। तो कैरेक्टर एरे में ये इस प्रकार स्टोर होगा। एरे का नाम हो जाएगा नेम और एरे में इंटरनली यूज होता है इंडेक्स। फर्स्ट इंडेक्स स्टार्ट विद 0, 0, 1, 2 और लास्ट वन इज 3। तो 0 इंडेक्स पे स्टोर होगा आर, 1 इंडेक्स पे ए और 2 इंडेक्स पे एम और लास्ट नल कैरेक्टर। ये जो कैरेक्टर है इसको सी प्रोग्रामिंग में बोला जाता है नल कैरेक्टर। तो आपका रिजल्ट आना चाहिए कि सर नेम ऑफ स्टूडेंट, दिस इज माय एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो आई होप यू क्लियर कि किस प्रकार आप सी प्रोग्रामिंग में कैरेक्टर एरे को बना सकते हैं और इनिशियलाइज करके उसकी वैल्यू को कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। अच्छा, अभी आपको एक चीज और लग रही होगी कि मैंने स्टार्टिंग में आउटपुट फंक्शन में बहुत सारी चीजें देखी थी, बताई थी, पुट एस पुट सी एच आर, लेकिन अभी तक मैं सिर्फ और सिर्फ क्या यूज कर रहा हूँ, प्रिंट एफ। सो प्रिंट एफ यूनिवर्सल फंक्शन होता है जो किसी भी टाइप की वैल्यू को प्रिंट करवा सकता। इट में बी इंटीजर, इट में बी ए कैरेक्टर, इट में बी ए स्ट्रिंग और कैरेक्टर एरे, इट में बी ए फ्लोट और इट में बी ए डबल। बट जो पुटेस फंक्शन होता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन एक्सप्लेन पुटेस आउटपुट फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग। देखिए पुटेस फंक्शन जो है वो भी आउटपुट फंक्शन है, लेकिन वो सिर्फ कैरेक्टर एरे टाइप की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए ही यूज किया जाता है कि सर इफ यू वांट टू प्रिंट ओनली कैरेक्टर एरे टाइप वैल्यू और स्ट्रिंग, then we should go for put s। पुट एस और प्रिंटफ में डिफरेंस ये होता है कि प्रिंटफ सारी डेटा टाइप के लिए यूज होता है, जबकि पुट एस सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर एरे टाइप की वैल्यू के लिए आप क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। सिंटेक्स लिख लीजिएगा कि सर पुट एस में आपको कोई मैसेज नहीं देना है, आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे, वेरिएबल नेम, कैरेक्टर एरे वेरिएबल का नाम पास कर देंगे जिसकी वैल्यू आपको प्रिंट करवाना है। तो अभी जो रिसेंट प्रोग्राम मैंने बनाया है, अगर इसी में मैं प्रिंट एफ के प्लेस पे क्या यूज कर लूँ, पुट एस, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर देने की जरूरत नहीं है पुट एस में,
और यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा सर, पुट एस, और वेरिएबल का नाम क्या हो जाएगा, नेम। और यहाँ पर भी आप पुट एस यूज कर सकते हैं, राइट। तो जो काम आप प्रिंटफ से कर रहे थे वही काम आप पुटेस से भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि पुटेस सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर एरे या स्ट्रिंग के लिए यूज होता है, और पुटेस ऑटोमेटिकली लाइन चेंज कर देता है, आपको यहाँ पर स्लैश एन लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। अब ऐसे एक और आउटपुट फंक्शन हमने देखा था कि सर पुट सी एच आर, पुट सी एच आर क्या करता है, वन बाय वन कैरेक्टर को क्या करता है, प्रिंट करता है। सो क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन पुट सी एच आर आउटपुट फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग। तो आप यहाँ पर देखिएगा, if we want to print, if we want to print character by character, if we want to print only character type value, then we should go for put chr method, right। और put cr इसका सिंटैक्स लिख लीजिएगा कि सर put chr, और सिंगल कैरेक्टर में लिखिएगा, या तो कैरेक्टर वेरिएबल, और कांस्टेंट है तो सिंगल कोट, तो यहाँ पर आप पास कर दीजिएगा वेरिएबल, राइट। सो ग्रेड ऑफ स्टूडेंट जी इक्वल टू सिंगल कोट्स में, एक ही लाइन में भी डिक्लेरेशन हो, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे कि सर पुट सी एच आर, वेरिएबल का नाम क्या है, जी। तो कंपाइल कहाँ एंड आएगा? एग्जीक्यूट। अब आया। तो इस प्रकार कुछ आप दे रहा है। म्यूट कर लीजिएगा, भाई कौन है, पुट सी एच आर मेथड का यूज कर सकते हैं। तो अभी तक के सेशन में हमने आउटपुट फंक्शन यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं, बट यही ध्यान रखना है कि प्रिंटफ, पुट सी एच आर और पुट एस में क्या डिफरेंस। प्रिंटफ यूनिवर्सल फंक्शन होता है जो किसी भी डेटा टाइप के लिए यूज कर सकते हैं, और पुट एस सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर एरे के लिए यूज होता है। एंड दूसरा, पुट सी एच आर सिर्फ कैरेक्टर के लिए यूज होता है, ठीक। सो आई होप अभी तक जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट, उसमें हमने इनपुट फंक्शन कवर कर लिए, डेटा टाइप एंड वेरिएबल्स हो गया, आउटपुट फंक्शन कवर हुए हैं। अब हम देखेंगे इनपुट। तो यहाँ पर देखिए प्रिंटफ, पुटेस और पुट सी एच आर हो गया। अब हम देखेंगे कि हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 फॉर इनपुट, is how to take input from the user in C programming। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर आपको यूजर से इनपुट लेना है, तो if you want to take input from the user, then we should go for following input function. First one is scanf,
Scanf is a predefined function. It is declared in stdio.h header file. Second one is getS. GetS is also a predefined function declared in stdio.h. And third one is getChr. It is also a predefined function declared in stdio.h. Right. So 5 मिनट का ब्रेक है, इसके बाद फिर वापस कंटिन्यू करेंगे. सो स्कैनफ जो है यूनिवर्सल फंक्शन है. It will take any type input from the user. Right? का सिंटेक्स कुछ इस प्रकार होगा. स्कैनफ फॉर्मेट स्पेसिफायर, किस टाइप की वैल्यू आप इनपुट ले रहे हैं उसी टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर पास करेंगे. डबल कोट्स कॉमा फॉलोड बाय एड्रेस ऑपरेटर, उस वेरिएबल का नाम जिसमें वैल्यू आप स्टोर करना चाहते हैं. राइट. तो यहाँ पर क्या आएगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू इनपुट लेते हैं सो परसेंटेज डी, और फ्लोट टाइप की वैल्यू लेंगे तो परसेंटेज एफ, एंड डबल टाइप की वैल्यू लेंगे तो परसेंटेज एल एफ, कैरेक्टर टाइप की वैल्यू लेंगे तो परसेंटेज सी, कैरेक्टर एरे टाइप की वैल्यू लेंगे तो परसेंटेज एस. सो वही जो प्रोग्राम अभी तक हमने बनाए थे, लेकिन अब आपको यहाँ पर यूजर से इनपुट लेना है. सो क्वेश्चन नंबर 1, write a C program to print sum of two numbers अब यहाँ पर लेकिन जो नंबर है वो यूजर से इनपुट लेना है. तो यूजर से इनपुट लेंगे तो आप यहाँ पर पहले मैसेज देंगे कि सर इंटर नंबर 1, इंटर नंबर 2, जैसे आपने यहाँ लिखा इंटर नंबर 1 और इंटर नंबर 2. ठीक. तो यहाँ पर ये जो मैसेज देने का काम आप करेंगे वो किसके थ्रू होगा, प्रिंट एफ के थ्रू. राइट. क्यों, क्योंकि स्कैनर तो सिर्फ इनपुट ही लेगा, और दूसरा जो मैसेज देंगे ये भी काम आपका किसके थ्रू होगा, प्रिंट एफ के थ्रू. क्यों, क्योंकि स्कैनफ का काम सिर्फ इनपुट लेना है, मैसेज देना नहीं है. जैसे पाइथन में आप इनपुट फंक्शन में मैसेज भी दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता. ये चीज आपको ध्यान रखनी है. मैसेज देने के लिए आप क्या यूज करेंगे, अब यूजर से अगर आप इनपुट लेंगे तो जो वैल्यू यूजर इंटर करेगा, जैसे यूजर ने वैल्यू इंटर की 10 और यहाँ पर यूजर ने वैल्यू इंटर की 20. तो ये जो 10-20 आप यूजर जो इंटर करने वाला है वो आप किसके थ्रू करेंगे, स्कैनफ के थ्रू. यहाँ पर भी ये जो 20 है वो किसके थ्रू आएगा, स्कैनफ के थ्रू. तो रिजल्ट जो प्रिंट कर रहे थे आपको रिजल्ट वैसे ही प्रिंट करना है. तो फाइनली रिजल्ट में क्या आ जाएगा, सर एडिशन, देन प्रिंट व्हाट, 10 + 20 कितना होगा 30. अब ये जो एडिशन प्रिंट करवाना होगा इसके थ्रू प्रिंट होगा, प्रिंट एफ के थ्रू. राइट. सो आई होप यू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट.
तो यहाँ पर आपको जो मैसेज प्रिंट करवाना है वो किसके थ्रू आ जाएगा, आपका प्रिंटर के थ्रू। इस प्रोग्राम को बनाने के लिए भी आपको टोटल 3 वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, बट चेंज ये होगा कि आप अभी तक डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर रहे थे, अब आपको वैल्यू यूजर से इनपुट लेना है, राइट। तो डेमो एडिशन प्रोग्राम यूजिंग स्कैनर हैज इंक्लूड stdio.h इंट मेन। तो पहले 3 वेरिएबल, अब इंट मेन लिखा तो लास्ट में रिटर्न 0 भी लिख दीजिएगा। इंट n1 कॉमा n2 कॉमा n3, पूरा प्रोग्राम सेम रहेगा, सिर्फ चेंज होगा इनिशियलाइजेशन। जैसे वहां वेरिएबल डिक्लेयर करते थे बिल्कुल सेम यहाँ पर भी वेरिएबल को आपको डिक्लेयर वैसे ही करना है। के बाद n1 इक्वल टू 10, n2 इक्वल टू 20, ये आपका हो जाएगा। सॉरी, ये जो लाइन लिखते थे इसी के प्लेस पे आपको स्कैनफ यूज करना। तो मैसेज देने के लिए क्या यूज करेंगे, प्रिंट एफ इंटर नंबर 1, ये मैसेज आएगा। अब यूजर जो इंटर करेगा वैल्यू उसको आपको किसमें स्टोर करवाना है, n1 में। तो क्या लिखेंगे, स्कैनफ परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ n1। ये सिंटेक्स बताया था मैंने। जिस टाइप की वैल्यू आप इनपुट लेंगे उसके करस्पॉन्डिंग जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वही आपको यूज करना है। दूसरा मैसेज आप दीजिएगा इंटर नंबर 2, तो स्कैनफ सेकेंड नंबर भी इंटीजर टाइप का ही है, तो क्या लिखेंगे, परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ n2। ये आपका हो जाएगा इनिशियलाइजेशन, जो रन टाइम पे आप इनपुट ले रहे हैं। दिस इज डायनामिक वैल्यू इनिशियलाइजेशन। अब ऑपरेशन आपको वैसे ही परफॉर्म करना है जैसे आप कर रहे थे, n3 इक्वल टू n1 प्लस n2, दिस इज ऑपरेशन। फाइनली रिजल्ट है, रिजल्ट जिस वेरिएबल में है उसकी वैल्यू को क्या करवा दीजिएगा, प्रिंट। तो प्रिंट एफ एडिशन परसेंटेज डी एंड प्रिंट व्हाट, n3। सेव कर लिया आपने। प्रोग्राम को पहले कंपाइल कर लीजिएगा, देन एग्जीक्यूट। मैसेज आ रहा है आपके सामने नंबर 1। तो ये जो मैसेज आपका जो आपने प्रिंट ऐप में लिखा है इंटर नंबर 1 कॉलन, उसके कारण आ रहा है। अब जो आप कीबोर्ड से वैल्यू इंटर कर रहे हैं 10, वो स्कैन ऐप उस वैल्यू को रीड करके n1 नाम के वेरिएबल में क्या कर देगा, असाइन। फिर जो दूसरी वैल्यू आपने इंटर की 20, तो पहले मैसेज आएगा इंटर नंबर 2, तो नंबर 2 वाला मैसेज सिर्फ किसके कारण डिस्प्ले हो रहा है, प्रिंट ऐप के कारण। अब स्कैनफ क्या करेगा, इस 20 को रीड करके n2 वेरिएबल में इनिशियलाइज कर देगा, देन ऑपरेशन परफॉर्म होगा एंड फाइनली एडिशन आपको प्रिंट कर देगा, दिस इज 30। सो दिस इज वेरी फर्स्ट प्रोग्राम टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर यूजिंग स्कैनर। कि आप फ्लोट टाइप की वैल्यू भी यूजर से इनपुट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, सर राइट अ सी प्रोग्राम to calculate area and circumference of circle। लेकिन यहाँ पर जो रेडियस है वो आपको यूजर से इनपुट लेना है, राइट। तो यहाँ पर आप मैसेज दे दीजिएगा इंटर रेडियस, मान लीजिएगा आपने रेडियस में इंटर किया 2.0। फिर आपको प्रिंट करवाना है एरिया 12.56, जो भी यूजर वैल्यू देगा उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके देगा। उसके बाद सरकमफेरेंस, तो इस वाले प्रोग्राम में आप देखेंगे कि ये वाली जो लाइन आपने लिखी है वो आप किसके थ्रू लिखेंगे,
प्रिंटफ के थ्रू। ये जो लाइन आपने प्रिंट करवाई है वो भी आपके किसके थ्रू डिस्प्ले होगी? प्रिंटफ के थ्रू। वो जो लास्ट लाइन आपने प्रिंट करवाई है वो भी किसके थ्रू डिस्प्ले होगी? प्रिंटफ के थ्रू। और यहाँ पर ये जो 2.0 है वो आप इनपुट लेंगे किसके थ्रू? स्कैनफ के थ्रू। क्लियर? तो इसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पर आपको प्रिंटफ यूज करना है और कहाँ पर आपको स्कैनफ यूज करना है। सो फाइल में जाइएगा, न्यू, एरिया एंड सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हैज इंक्लूड stdio.h main एंड रिटर्न व्हाट जीरो। अब आप चाहे तो ये वेरिएबल फ्लोट टाइप के ले सकते हैं या डबल टाइप के। राइट, तो मैं यहाँ पर अभी पहले फ्लोट का यूज बता रहा हूँ। फ्लोट आर, ए आर और सी आर। मैसेज देना है तो क्या लिखेंगे? प्रिंटफ इंटर रेडियस स्कैनर। फ्लोट टाइप की वैल्यू इनपुट लेंगे तो परसेंटेज एफ एड्रेस ऑफ आर। ये आपका हो गया इनिशियलाइजेशन। और यहाँ पर आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया। अब बचा ऑपरेशन। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे? 3.14 इंटू आर इंटू आर। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। सो 2 इंटू 3.14 इंटू आर। देन फाइनली प्रिंट करवा देंगे। ये आपका हो गया ऑपरेशंस। प्रिंट एरिया ऑफ सर्कल, फ्लोट टाइप की वैल्यू प्रिंट करवाना है, सो परसेंटेज एफ और वेरिएबल का नाम ए आर। ऐसे ही सरकमफेरेंस के लिए प्रिंट स्लैश एन circumference of circle, this is percentage f and cr। सेव कर लीजिएगा, डेमो d1.c। कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। अपने एंटर किया 2.0, तो उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आ रहा है। अब आपको डेसिमल के बाद में दो प्लेस तक ही रिजल्ट प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए भी मैंने आपको बताया था। आप क्या लिख सकते हैं? परसेंट पॉइंट 2f। तो वो सिर्फ आपको डेसिमल के बाद में दो ही वैल्यू क्या करेगा? रिटर्न। राइट। तो इसी प्रोग्राम में अगर सर मैं मान लीजिएगा फ्लोट को रिप्लेस कर देता हूँ डबल से, तो मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से डबल कॉस्टली होता है। क्या ये डबल टाइप की वैल्यू रीड कर सकता है? मैंने लिखा 2.0, 0 दे रहा है। कोई बताएगा व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस कोड? बिकॉज आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर इनपुट के लिए क्या यूज किया? परसेंटेज एफ। डबल के लिए क्या यूज होता है? परसेंटेज एल एफ। तो ये चीज ध्यान रखना है, स्पेशली जब आप सी प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम बना रहे हैं तो क्या यूज करिएगा? परसेंटेज एल एफ और डबल। और डेसिमल के बाद में दो ही प्लेस तक प्रिंट करवाना है, तो 0.2f। सेव कर लिया, देन कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। 2.5, तो उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आ रहा है। तो इस प्रकार आप डबल टाइप का वेरिएबल भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आई होप क्लियर एवरीथिंग। तो यहाँ पर हमने देखा है कि किस प्रकार आप फ्लोट या डबल टाइप की वैल्यू जो है वो आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सर हाउ टू टेक इनपुट कैरेक्टर टाइप वैल्यू।
अब कैरेक्टर टाइप मैंने बोला कि स्कैनफ यूनिवर्सल फंक्शन होता है, उससे आप इंटीजर, फ्लोट, डबल कैरेक्टर, स्ट्रिंग किसी भी टाइप की वैल्यू को इनपुट ले सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 is write a C program to take the grade of a student from the user and print on the screen. सो आपको जो है यूजर से ग्रेड इनपुट लेना है, तो पहले आप मैसेज देंगे इंटर ग्रेड ऑफ स्टूडेंट। मान लीजिएगा यूजर ने इंटर किया ए, रिजल्ट आपको डिस्प्ले करवाना है ग्रेड ऑफ स्टूडेंट, जो भी वैल्यू इंटर करेगा दिस इज। अब आप इसमें एक चीज देख लीजिएगा कि जो मैसेज देने का काम है वो तो आप प्रिंट एफ के थ्रू करेंगे, और जो रिजल्ट को डिस्प्ले करवाना है वो भी काम आपका प्रिंट एफ के थ्रू होगा। और जो आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं वो आप करेंगे किसके थ्रू, स्कैन एफ के थ्रू। ध्यान रखिएगा कि कैरेक्टर टाइप की वैल्यू अगर आप यूजर से इनपुट लेते हैं तो आपको कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना चाहिए, परसेंटेज सी। तो दिस इज अवर एक्चुअल टास्क। सो अब आप यहाँ पर देखेंगे एक और मैंने सिंपल ग्रेड ऑफ स्टूडेंट हेडर फाइल इंक्लूड कर लीजिएगा stdio.h int main return 0 character g printf enter student grade scanf percentage c एड्रेस ऑफ जी। देन प्रिंट करवाने के लिए क्या लिख देंगे सर, प्रिंट एफ स्टूडेंट ग्रेड। अब कैरेक्टर टाइप की वैल्यू प्रिंट करवाना है तो कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे, परसेंटेज सी, वेरिएबल का नाम हो जाएगा जी। सेव कर लीजिएगा d2.c। देन फर्स्ट कंपाइल द प्रोग्राम एंड एक्सिक्यूट इंटर ग्रेड ऑफ स्टूडेंट ए। तो आप देखेंगे आपका रिजल्ट आ रहा है स्टूडेंट ग्रेड इज ए, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सर हाउ टू टेक कैरेक्टर एरे फ्रॉम द यूजर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। अब आपको क्या करना है, यूजर से कैरेक्टर एरे इनपुट लेना है। राइट अ सी प्रोग्राम टू टेक नेम ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट ऑन द स्क्रीन। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा इंटर नेम। मान लीजिएगा नेम में आपने इंटर किया राम, और यहाँ पर आपका रिजल्ट आना चाहिए कि सर नेम ऑफ स्टूडेंट इज राम। अब आपको पता होना चाहिए कि कैरेक्टर एरे के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे, परसेंटेज एस। सो दिस इज माय एक्चुअल टास्क। तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए आप पहले एक कैरेक्टर एरे डिक्लेयर करेंगे, नेम ऑफ द स्टूडेंट। तो कैरेक्टर एरे नेम नाम से आपने एरे बनाया, इसकी साइज ये भी 20, और परसेंटेज एस इंटर स्टूडेंट नेम परसेंटेज एस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा
name and name of student percentage s, then print what? Name. सेव कर दिया आपने. So compile and execute. Enter RAM. This. अब मान लीजिएगा कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों इंटर कर दिए. तो स्कैनअप में इस टाइप से अगर आप लिखते हैं राम स्पेस लवन सी, तो ये स्पेस के बाद की वैल्यू को रीड नहीं करता है. सो टू ओवरकम सच टाइप ऑफ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें स्पेस के बाद की वैल्यू को क्या कर दे रहा है? स्किप. तो अगर आपको मल्टीपल वर्ड यूजर से इनपुट लेना है तो अब आप स्कैनएफ के प्लेस पे यूज कर सकते हैं गेट एस. राइट, जैसा कि आपने देखा था पुट एस जिस प्रकार कैरेक्टर एरे टाइप की वैल्यू को प्रिंट कर सकता था, वैसे ही गेट एस सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर एरे टाइप की वैल्यू को यूजर से इनपुट ले सकता है. तो हम यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे get s is that if we want to take if we want read multiple word from the user, then we should go for character then we should go for get s method. तो इसका सिंटेक्स आप लिख लीजिएगा. सिंटेक्स आपका कुछ इस प्रकार होगा get s और इसका नाम हो जाएगा वेरिएबल नेम, जिस भी वेरिएबल में आप वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं वो. सो इस प्रकार आप इसका यूज करेंगे. गेट एस में आपको कहीं पर भी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज नहीं करना. तो इसी प्रोग्राम में मैं स्कैनएफ को रिप्लेस कर देता हूँ किससे? गेट एस से. और मैं देखूंगा कि इसमें मल्टीपल वर्ड मतलब स्पेस के बाद की वैल्यू भी आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं. सो कंपाइल एंड एग्जीक्यूट. जैसे आपने एंटर किया राम लोगन सी. तो इस प्रकार आप सी प्रोग्रामिंग में यूजर से मल्टीपल वर्ड या स्पेस के बाद की वैल्यू भी आप रीड करवाना चाहते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं. और इसके बाद हम देखेंगे गेट सी एच आर कि हम कैरेक्टर स्कैनर के थ्रू तो यूजर से इनपुट ले ही सकते हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ एक कैरेक्टर इनपुट लेना तो आप स्कैनर के प्लेस पे क्या यूज कर सकते हैं? गेट सी एच आर. सर if we want to take character from the user, then we should go for get chr method. राइट. तो इसका सिंटेक्स जो होगा ये आपको कैरेक्टर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा कि सर केयर सी एच इक्वल टू गेट सी एच आर. तो अगर मान लीजिएगा मुझे ग्रेड ही इनपुट लेना है यूजर से तो मैं कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाऊंगा इंटर ग्रेड ऑफ स्टूडेंट. लेकिन अब मैं गेट स्कैनर यूज नहीं कर रहा हूँ तो मैं क्या यूज करूंगा कि सर जी इक्वल टू गेट सी एच आर और प्रिंट करवा देंगे ग्रेड ऑफ स्टूडेंट परसेंटेज सी
और यहाँ पर क्या हो जाएगा जी। तो कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, आपने इंटर किया ए, तो आपका रिजल्ट आ रहा है ग्रेड ऑफ स्टूडेंट। तो इस प्रकार आप गेट सी एच आर मेथड का यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि गेट सी एच आर के साथ प्रिंट एफ यूज नहीं करना है, तो प्रिंट करने के लिए आप डायरेक्टली पुट सी एच आर मेथड का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि सर पुट सी एच आर। तो इस प्रकार आज के सेशन में हमने देखा कि किस प्रकार आप सी प्रोग्रामिंग में इनपुट और आउटपुट का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद इसके आगे हम जो है ऑपरेटर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।